नमस्कार, मैं विपिन कुमार और अभी मेरे साथ हैं लोजपा के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री इंजीनियर रविंदर सिंह। और ये इतना चर्चा चर्चा में जब पार्टी में थे उस समय भी नहीं थे जितना चर्चा की पार्टी रिजाइन करने के बाद चर्चा में आ गए हैं। आज मेरे साथ हैं, इनसे कुछ सिद्धांतिक सवाल करना है मुझे, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। तो सर नमस्ते सर। सर सबसे पहले आप मुझे एक बात पर बताइए कि जात लोग जब इलेक्शन आता है तो लोग जात को चुनते हैं, नेता को नहीं चुनते हैं। एक बार और इसका नेता इसका फायदा उठाते हैं। एक बार वो समझ जाते हैं कि ये जात मेरा रिजर्व है और वो फिर और सोच लेते हैं कि जात का पूरा वोट हमको मिलेगा और वो जात का फायदा अपने परिवार के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। तो ये कब तक चलेगा, ये कब सुधरेगा? देखिए, अंग्रेज भारतवर्ष से चले गए और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति पर भारतवर्ष में समझ के चलिए तो करीब करीब 300 साल राज किया। और याद करिएगा, जब ये फूट डालो राज करो की बातें जब लोगों को समझ में आ गई और लोग जब समझ गए तो एक संग्राम हुआ, एक क्रांति आई। सारे जात पात धर्म सब तोड़ करके एक बैनर के तले एकत्रित हुए, बहुत सारे लीडरों के नेतृत्व में, तो भारतवर्ष आजाद हुई। भारतवर्ष आजाद तो हो गई, लेकिन जो अंग्रेजों की ये फूट डालो और राज करो की नीति थी, ये मॉडर्न युग में आजादी के बाद भी नेताओं ने इसको पकड़े रखा। उनको शिक्षा नहीं देना है, क्योंकि शिक्षा देंगे तो लोग जागरूक हो जाएगा और जब लोग जागरूक हो जाएगा तो क्वेश्चन करेगा। तो ये जाति, दलित, अब दलित में भी एक और जात हो गया महादलित। पहले पिछड़ा वर्ग था तो पिछड़ा में भी एक और वर्ग बांट दिए, अति पिछड़ा, सवर्ण, इस तरीके से जात। और आप एक चीज बताइए, आजादी के बाद जितने भी किसी तथाकथित जात के नेता हुए, उन पर्टिकुलरली जातों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता हुए उन्होंने उस जाति के उत्थान के लिए क्या किया। आज तक इतिहास इस चीज को बता दे। तो पढ़ाना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाना है? कि लोग जब अशिक्षित रहेंगे तो नेताओं से क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये जो लोकतंत्र है, इसमें जनप्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है, पॉलिटिकल प्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है? क्योंकि समाज का, पूरे समाज का या पूरे उस क्षेत्र का, वो विधानसभा ले लीजिए, वो लोकसभा ले लीजिए, जिसका वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सभी जाति के लिए होता है ना रिप्रेजेंटेशन। तो सभी लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लमों को सुने और चीजें का उत्थान हो। आज आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी स्कूल की व्यवस्था क्या है, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता नेताओं से। मैं जनता से कहता हूं कि आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आज के डेट में एक और है कि हम पॉलिटिकल प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। हम पॉलिटिकल प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, हम सोशल प्रतिनिधि चुनने लगे। हमारी राजपूत जात है तो राजपूत के फलना नेता, हमारा ये यादव जात है तो यादव के फलना नेता, हम दलित पासवान है तो पासवान के फलना नेता, हम महादलित रविदास है तो रविदास के फलना नेता, हम कुर्मी है तो फलना नेता, हम कुशवाहा है तो फलना नेता। तो देखिए, ये सोशल हो गया नहीं। तो सोशल रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग आ गए, हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव खोज ही नहीं रहे हैं। तो सोशल रिप्रेजेंटेटिव जब खोजते हैं तो जाति के नाम पर गुमराह करके, उन्माद फैला करके वो अपना पॉलिटिकल रोटी सेकते रहते हैं। लेकिन धीरे 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 लोग जागरूक हो रहे हैं। और आप इसको मानिए या ना मानिए, क्योंकि भारतवर्ष की जो आज़ाद हुई थी ना, तो महात्मा गांधी का ये समाज का सोच नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान इसीलिए नहीं दिया कि भारतवर्ष सिर्फ आज़ाद हो, भारतवर्ष सोशली आज़ाद हो, भारतवर्ष इकोनॉमिकली आज़ाद हो, क्योंकि उस समय भी जात पात धर्म में बांट करके अंग्रेज शासन कर। तो आज भी मैं कहता हूं, गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन काले अंग्रेज हमारे ही भाई, हमारे ही जात के भाई, हमारे ही सोशल रिप्रेजेंटेटिव हम पर राज कर रहे हैं।
इनको भगाना पड़ेगा, हमें इन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। हमें अपने जनप्रतिनिधि से पूछना पड़ेगा कि हमारा स्कूल कैसा है, हमारे इस प्रखंड में अच्छा कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज इस प्रखंड में छोटी छोटी ग्रामीण इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है ताकि हमारे युवा को रोजगार मिले, यहाँ पर किसानों की व्यवस्था सही क्यों नहीं है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये इन चीजों से जब तक हम नहीं निकलेंगे, ये जाति के नेता हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे और हम पर राज करते रहेंगे। एक सवाल है सर, प्रधानमंत्री अभी एक टीवी में इंटरव्यू दिए जिस पर उन्होंने मुस्लिम पर बहुत चिंता व्यक्त की है, तो मुस्लिम की समस्या पर बात की है, तो उनको इलेक्शन के समय ही मुस्लिम की याद क्यों आई? देखिए, ये आजादी के बाद एक ऐसा राजनीति शुरू हो गया, तुष्टीकरण की, मैं इसको राजनीति करूंगा। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, कभी दलित तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, और अब हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। साइंस में न्यूटन्स ने एक लॉ दिया था, याद होगा आपको, थर्ड लॉ उसको कहते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, माने प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है। तो जब भी एक तुष्टीकरण की बात होती है ना, तो दूसरे समाज जो है उत्तेजित, माने रिएक्शन में उत्तेजित, माने न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से चलती आ रही है। कभी किसी तुष्टीकरण पर हमें बेवकूफ बनाया जाता है, कभी किसी तुष्टीकरण पर हमें बेवकूफ बनाया जाता है। हम अभी वही बात बोले, जो जात का जो बात अभी आपने किया था वही धर्म की बात है। तो राजनीति में सोशल रिप्रेजेंटेटिव, धर्म रिप्रेजेंटेटिव जब जब आएगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। और समाज, पर्टिकुलरली बिहार के लोगों के बारे में नेताओं का सोच है कि इनको बेवकूफ बनाए रखो, इनको भूखे रखो, इनको गरीब रखो, और जब तक ये दाना दाना के लिए तरसते रहेंगे तब तब ये मेरा नाम लेते रहेंगे। और ये कभी फॉरवर्ड के नाम पर, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी महादलित के नाम पर, कभी मुस्लिम समुदाय के नाम पर, कभी हिंदू समुदाय के नाम पर एकत्रित होते रहेंगे। आज कहा जा रहा है कि 500 वर्षों बाद राम आए, मंदिर में स्थापित हुए। अरे भैया, रामायण तुलसीदास जी ने लिखा था, ये रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था, ये चरित्रित कहानी है इस भारतवर्ष की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बताया था कि मर्यादा क्या होती है, उन्होंने बताया था कि राम राज्य किसे कहते हैं, और राम तो घर घर दिल दिल में बसते हैं। आप देखिए, लगातार आप घूम रहे होंगे, आपका भी उम्र कुछ अच्छा खासा हो गया है, हर एक गांव में, हर एक टोले में अष्टयाम यज्ञ लगातार होता है, राम का नाम का जप होता है, हर एक जगह राम मंदिर एक स्थापित है। आस्था, तो आस्था के साथ में ये जो खेल हो रहा है, राजनीतिक खेल होनी चाहिए शिक्षा पर, राजनीतिक खेल होनी चाहिए गरीबी पर, राजनीतिक खेल होनी चाहिए समाज का उत्थान कैसे हो, राजनीतिक खेल होनी चाहिए भूखमरी पर, राजनीतिक खेल होनी चाहिए प्रति व्यक्ति आय पर। अच्छा, आज कौन सा भारतवर्ष विकसित, कैसे हम बोले इसको, कैसे इस भारतवर्ष को मैं विकसित भारतवर्ष, आज वर्ल्ड लोग बोलते हैं कि संसार में हमारा एक नाम हो गया है, हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था। ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था है जहां 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी कहते हैं 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना पड़ता हो। 140 करोड़ जनता में वहां 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज पर महीना में जिंदा रहना पड़ता हो, तो एक कैसा विकसित भारत है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने ऐसी भारत की परिकल्पना नहीं की थी। ये हमें गुलामी की जंजीर में बांध रहे हैं। कोई बोलता है 2000 रुपया साल में देंगे, किसी निधि में बोलता है कोई किसान निधि में 6000 रुपया साल में देंगे। अरे किसानों की दशा को तो देखिए भाई साहब,
6,000 सालाना में एक किसान क्या जीवित रह सकता है? ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में सबसे निचले पायदान पे है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में सबसे निचले पायदान पर है। ये बिहार का हॉस्पिटल कहीं है आपके प्रखंड में? आप देसरी प्रखंड हैं, हम महनार, आपको अगर कोई बीमारी हो जाए तो अभी क्या महनार में उसका इलाज हो सकता है? देसरी में ही। तो इस पे राजनीति नहीं होगी, सिर्फ मुस्लिम और हिंदू। जब जब इलेक्शन आएगा, हिंदू मुस्लिम, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, अगरा पिछड़ा, इसी पर मैं जनता से अपील करता हूं, आइए समय आ चुका है, जागरूक होइए। आपका वोट का एक एक वोट का महत्व है। इन जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए। मोदी जी बार बार कहते हैं परिवारवाद की समाप्त हो। मोदी जी कहते हैं राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त हो। मैं मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि बताइए, एक तरफ आप कहते हैं परिवारवाद समाप्त हो, एक तरफ आप कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन इस लोकतंत्र में आज भी राजतंत्र जिंदा है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हाजीपुर ही ले लीजिए ना। 1977 से लेकर के आज तक एक ही परिवार के लोग इस पर राज्य कर रहे हैं। राज्य करते करते उनका भाई आया, अब उनका बेटा आया है। तो लोकतंत्र की धरती है वैशाली और हाजीपुर, जिसने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। राजतंत्र अब बर्दाश्त नहीं होगा। और मोदी जी से मैं अपील करता हूं कि मोदी जी, ऐसे लोगों को आप सीट दे करके क्या समाज को बताना चाहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं परिवारवाद समाप्त हो, एक तरफ आप कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त हो, और आप ही के गठबंधन के लोग परिवारवाद पर विश्वास करते हैं, भ्रष्टाचार पर विश्वास करते हैं। अच्छा, बिहार में दो युवा नेता है, दो बिहार के भविष्य है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। और इनमें दोनों में से कौन, किसको बेहतर मानते हैं? कौन भविष्य हो सकता है बिहार? देखिए, चिराग जी जब 2020 का चुनाव लड़े और उन्हें जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नीतियों का विरोध किया और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का एक नारा दिया कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का चौपट हो गया, इसको ठीक करना है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का चौपट हो गया, इसको भी ठीक करना है। किसानों का प्रॉब्लम है, बाढ़ आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक साल बाढ़ आएगा, उड़न खटोला से उड़ेंगे और जायजा लेंगे, फिर जाके सो जाएंगे। फिर अगले साल गरीबी रेखा से नीचे बसने वाला बिहार में सबसे ज्यादा है, पलायन बिहार से सबसे ज्यादा है, युवाओं को रोजगार नहीं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जब चिराग पासवान जी आए और 2020 का चुनाव लड़ा, जब उनकी पार्टी टूटी और 2021 से हम लोग आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे बिहार का भ्रमण चालू किया, तो इस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति को लेकर के एज ए संगठन मंत्री मैंने पूरे बिहार का 4 से 5 बार दौरा किया और लोगों को जन जन तक जाकर के बिहार फर्स्ट क्या है, बिहारी फर्स्ट क्या है, इसको समझाने का काम किया। लेकिन आप देखिए, 28 जनवरी जब फिर से नीतीश जी एनडीए में आ गए, चूंकि हमारे नेता ऑलरेडी पहले एनडीए में जा चुके थे, तो बिहार की जितनी कुव्यवस्था थी ना नीतीश जी की, जो हमारे नेताजी चिराग पासवान जी कहते थे, ऑल ऑफ ए सडन बिहार से सब कुछ समाप्त हो गया। शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो गया, युवाओं का पलायन रुक गया, रोजगार बहुत ज्यादा बिहार में आ गया, हॉस्पिटल सब गांव गांव बन गया, किसान इतना खुशहाल हो गए हैं कि टोकरी में ले लेकर के आप एनडीए को वोट देने जा रहे हैं। तो ये कैसा नीति है? तो हमने ये समझा कि चिराग पासवान एक बहुरूपीय के रूप में बिहार में आया, एक मुखौटा पहन करके, और जब उस मुखौटा के अंदर वो थे तो हम लोगों को लगा कि इनमें बिहार का भविष्य दिखाई दे रहा है। और इसके लिए हम लोग संगठन के लोग, नेताओं ने काफी मेहनत किया, सशक्त बनाया, और कार्यकर्ताओं ने काफी जोश से इनके लिए काम किया। और जब भाजपा ने इनको 5 सीट का तोहफा हम कार्यकर्ताओं के बदौलत
ये कहते हैं मैं पासवान का नेता हूं, मैं उस पर भी आऊंगा। तो इनको जब दिया तो इनका असली रूप सामने आया। क्या सामने आया? एक पर ही खुद लड़ेंगे, एक पर इनका जीजा लड़ेगा, एक पर अशोक चौधरी जो जदयू के मंत्री हैं उनकी बेटी, हमें तो नहीं पता चूंकि मैं संगठन मंत्री हूं कब सदस्यता ग्रहण की थी पार्टी की, वो लड़ेगी। एक पर एक राजेश वर्मा हैं जो गुंडा बैंक चलाते हैं, ठीक है, और पार्टी के जिला अध्यक्ष से पद से भी त्याग दे दिए थे, पार्टी के लिए कुछ नहीं किए, ठीक है। और एक पर जो इनकी पार्टी को तोड़ा था, जो इनकी पार्टी को तोड़ा था, जिसके घर में पूरी साजिश रची गई, उसको टिकट देते हैं। तो ये कैसे टिकट गया जी? मैंने तो पत्र लिख करके चिराग पासवान से पूछा था कि हम लोग तो कार्यकर्ताओं से सुन रहे हैं, पूरी बिहार की जनता से सुन रहे हैं कि बहुत सारा धन बल का इसमें उपयोग हुआ और धन लेकर के आपने शायद टिकट देने का काम किया, इसका जवाब आप हमें दीजिए ताकि मैं कार्यकर्ताओं को बता सकूं, एक गाइडलाइंस दीजिए क्या ये बात सही है। तो आज तक उस पत्र का जवाब तो ये तो दर्शाता है, और ऐसे भी समझ में आ रहा है भाई, आप कहते थे गद्दारों को मैं टिकट नहीं दूंगा, आप कहते थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो अब हो गया आपका परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, जिनको जब ये 17 महीने का मौका मिला तो लाखों नौकरी उन्होंने देने का काम किया, तो उन्होंने जो वादा किया था उस पर आगे बढ़े। और आज तेजस्वी यादव ने ही जब ये काम चालू किया तो आज नीतीश जी भी कह रहे हैं शिक्षकों को बहाली हो रही है। आज 18 वर्ष में क्यों नहीं हुआ? 18 वर्ष में क्यों नहीं हुआ? तो युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव भी है, लोकसभा नेतृत्व लेकिन चिराग पासवान मुखौटा पहने हुए भ्रष्टाचारी है, ठीक है। और तेजस्वी यादव मुखौटा नहीं पहना है, वो लड़ रहा है जनता के बीच में जाकर के, वो लड़ रहा है बिहारियों के लिए, वास्तव में लड़ रहा है। और टिकट की बात करिएगा तो तेजस्वी यादव देखिए, आज हाजीपुर ले लीजिए, गरीब के बेटा को टिकट मिला है, सुपौल जनरल सीट है ना, एक गरीब को बेटा को टिकट दिया ना एक दलित समाज से, तो वहां पर सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पर धनबल की व्यवस्था। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि आप चिराग पासवान को देखिए तो दाएं में एक बाहुबली, बाएं में एक बाहुबली, और सामने अभी तुरंत हमारे हाजीपुर से एक बहुत बड़े बाहुबली है, उनको भी ले। तो इस लोकतंत्र की जनता को धमकाना चाहते हैं बाहुबलियों को दिखा करके, तो ये नहीं चलेगा। चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट आया था कि संपन्न SC ST OBC को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो वो खुद संपन्न है, तो वो जनरल सीट सिलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? ये स्टेटमेंट नहीं है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 अप्रैल 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था जो संपन्न दलित हैं, जिनकी संपन्नता आ चुकी है आरक्षण के वजह से, जैसे लोग गैस सब्सिडी माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर छोड़ रहे हैं, वैसे ही लोगों को आरक्षण छोड़ के दूसरे लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम करना। मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा संपन्न तो आप हैं, 50-50 कंपनियां चला रहे हैं आप आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं जो लगातार मंत्री पद पर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा संपन्न। सबसे पहले तो आपको छोड़ देना चाहिए था, 2019 में ही आपको छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2019 में भी नहीं छोड़ा, 2019 में जाकर के जमुई से लड़ गए। अब जमुई में इनकी हवा खिसक गई, जमीन पांव के नीचे से निकल गई, तो आप हाजीपुर में आके कहते हैं कि मेरे पापा का कर्म भूमि था, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, इसीलिए मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान से, क्या ये राजतंत्र है? आदरणीय रामविलास जी यहाँ के राजा थे क्या हाजीपुर के, कि उनके पुत्र होने के नाप यहाँ के उत्तराधिकारी हो गए? तो राजतंत्र नहीं चलेगा। और ये हाजीपुर की जनता गुलाम नहीं है,
एक ही वंश के पीछे नहीं भागेगी। और वंशवाद का समापन पूरे भारतवर्ष में कहीं होगा तो बिहार क्रांतिकारी धरती है, और उसमें भी वैशाली जिला क्रांतिकारी धरती है। और यहाँ की जनता लोकतंत्र को मानती है, और राजतंत्र का समापन यहीं से हुआ था। तो इस बार राजा के रानी से कोख से पैदा हुआ बेटा को राजा नहीं बनाया जाएगा। हाजीपुर की जनता इसको ठान चुकी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत।